हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी बुक सेकंड हमारी चल रही है, चैप्टर 9 कह लीजिए या यूनिट 9 कह लीजिए, इसको हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें भी हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं पूंजीगत ढांचा या पूंजी ढांचा भी बोलते हैं इसको, पूंजी ढांचा या पूंजीगत ढांचा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये रहा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स और कंपोजिशन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड सच एज इक्विटी, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिजर्व सरप्लस। कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी कंपोनेंट रखेंगे या मिक्सचर रखेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, आपके फंड्स के, जो उसमें इक्विटी कितनी होगी, इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, लोन्स कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे, डिबेंचर कितना होगा, किस तरह से सारा मिक्सचर रखेंगे, इसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मीन जो भी कैपिटल आप इकट्ठा करेंगे वो कहां से इकट्ठे करेंगे, इक्विटी से कितनी इकट्ठी करेंगे, डिबेंचर से कितनी इकट्ठी करेंगे, प्रेफरेंस शेयर से कितनी करेंगे और लोन से कितनी करेंगे। इस मीन्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए आपके पास क्या क्या जो ऑप्शंस हैं, इक्विटी के में कितना, प्रेफरेंस में कितना और डिबेंचर में कितना, लॉन्ग टर्म लोन्स में कितना, रिजर्व सरप्लस में कितना, तो ये सारा कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी का ढांचा। ठीक है, इट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड फंड ओनर्स फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा हम क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि कितना तो इसमें बोरोड फंड होगा, कितना इसमें बोरोड फंड होगा और कितना इसमें प्लस कह सकते हैं आप ऑनर्स फंड होएगा। ऑनर्स फंड जो बात ऊपर बोली गई है, इधर भी देख सकते हैं, नंबर 1 ऑनर्स फंड है, नंबर 2 बोरोस फंड है, प्लस दोनों का मिक्सचर कितना होगा, ये ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। कि कितना मालिक अपने पर्सनल सोर्सेज से, प्राइवेट सोर्सेज से लगाएगा और कितना वो बाहर से लोन या उधार लेगा तो बोरोड फंड कहलाता है, और कितना वो खुद लगाएगा ये कहलाता है ओनर्स फंड। तो ये मिक्सचर होता है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, दोनों का, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, मैं आपको बता रहा था अभी। ओनर्स फंड आर कॉल्ड इक्विटी, इसे हम इक्विटी कहते हैं, और बाहर वाले फंड को हम डेब्ट कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इक्विटी, एक तो इक्विटी होता है EQUITY, इक्विटी प्लस डेब्ट। कितना इक्विटी का आपका कैपिटल में पोर्शन होगा और कितना डेब्ट का, इट मींस कितना ओनर्स फंड और कितना बोरोड फंड। इसी को ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं केवल, ओनली इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों हो सकते हैं, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, थ्राइस का, और आगे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म, वो सबका भी चारों का हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आप अपनी जो कैपिटल है उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से रखना चाहते हैं। अब एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक, आइए फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज? ध्यान से देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन है, ये कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज, या कैपिटल गियरिंग भी बोलते हैं, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये फिक्स कॉस्ट फंड है। ठीक है, ये एक तरह का लीवर है और आपकी लीवरेज बोला जाता है। इसको लिफ्टिंग कर रहे हैं, उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे इंक्रीजिंग दी अर्निंग, अर्निंग बढ़ा रहे हैं। तो लीवर पे टिका हुआ है, अर्निंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, डेब्ट बढ़ाना पड़ना है। और जब भी डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये बता रहा है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड इज कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल, जब ओनर्स फंड, ओनर्स जो फंड हैं ये कम होते हैं, ठीक है, तो कैपिटल फंड में ओनर्स फंड जो हैं कम होते हैं, डेब्ट ज़्यादा होती है, तो इसको बोला जाता है हाई गियर्ड, ये जो बोला ए दिस वन। और जबकि इसका उल्टा होता है, इफ बोरोड फंड इज लेस देन इक्विटीज, अगर बोरोड फंड कम है, इक्विटीज से कम है, ठीक है, बोरोड फंड या डेब्ट आपका कम है, ठीक है, इस बार बोरोड फंड कम है इक्विटीज से, ठीक है, तो ये बोला जाता है लो गियर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि डेब्ट का प्रपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है वही कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज।
एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज, जैसे ये बढ़ता है, हाईली गियर्ड होता है, द कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है, एंड देयर फॉर मोर अर्निंग पर शेयर आपकी हो जाती है, बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज। ठीक है, कहने का मतलब जब भी आप लोगों बाहर वाले लोगों से ज़्यादा पैसा लेते हैं, आपके पास फंड तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी अर्निंग पर शेयर तो बढ़ जाती है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है साथ में। अब यहाँ एक एग्जांपल देके बता रहा था इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का। देखो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल दे रहा है, ये कंपनी 1 है, ये कंपनी B है, ये कंपनी C है, 3 कंपनीज दे रखी हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, और कैसे कैसे यूज़ कर रही हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 30,000, 20,000 और 10,000, ऐसे ऐसे इनका इक्विटी शेयर थे। कंपनी ए के पास 30, B के पास 20 और C के पास 10। इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल कितनी कितनी थी, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का मतलब 30,000 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये 3 लाख की आ गई, और सॉरी 20 लाख की आ गई, 2 लाख सॉरी, और ये 1 लाख आ गई, तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की हो गई। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई, इसको हमने 10 से, तीनों को 10 एट द रेट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करा तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। और 10% डिवेंचर बोरोड फंड ले रखा है, ये दोनों थे इक्विटी, ये तो इक्विटी थे दोनों, ये बोरोड फंड देखा। पहली कंपनी ने कोई बोरोड फंड नहीं लेगा, कोई डिवेंचर वगैरह इशू नहीं कर रखे। दूसरी कंपनी ने 1 लाख के डिवेंचर इशू कर रखे हैं, और तीसरी ने 2 लाख के डिवेंचर इशू कर रखे हैं। तो टोटल कैपिटल कितनी कितनी हुई, ये सब जोड़ देंगे दोनों को हम, तो ये 3 लाख हुई, ये पूरी की पूरी। ठीक है, और ये कितनी हुई, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख की हुई, और 3 लाख की हुई। ये एक्चुअली इन दोनों को जोड़कर, ये इन दोनों को जोड़कर, और ये नील वाले को जोड़कर, और इसको जोड़कर निकालेगी, ये एक्चुअली इसको और बोरोड फंड को। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट एट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट किसका हो गया, देखिए किसका होगा, इसका, ऐसे ही इसका 20%, ऐसे ही इसका, तीनों को 60 60 60 तो मिला। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का भी फर्क पड़ा, क्योंकि ये भी पे करना पड़ेगा। पहले पे नीला है क्योंकि इससे डिवेंचर थे ही नहीं। सेकंड पे कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था, ये रहा 10%, तो 10% कितना हुआ, ध्यान से देखिए, ये था 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप देंगे तो इसको तो नीला है क्योंकि इसके डिवेंचर ही नहीं थे। अब इस 1 लाख का 10% करेंगे, ये आएगा, और ऐसे ही 2 लाख का 10% करेंगे, 20,000 आएगा। ये हमें पे करना पड़ रहा है कंपनी को। तो कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जितना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा था, इसको तो 60 का 60 हुआ पूरा, इसका 60 में से 10 जाएंगे 50, इसका 60 में 20 जाएंगे 40। तो अर्निंग पर शेयर कितना आया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये इससे डिवाइड कर दो इसको, तो इसका 2, इससे 20 को डिवाइड करेंगे इसका ये, और 40 को डिवाइड करेंगे इससे इतना ये। तो इसका मतलब इसकी लीवरेज कैसी है, ये कोई ज़्यादा अनलीवर्ड बता रहा है, इसे नहीं है, इसकी लो है, और इसकी बहुत हाई लीवरेज है। इसने क्योंकि डिवेंचर बहुत ज़्यादा ले रखे थे, इसको इंटरेस्ट 20,000 पे कर रहा था, तो ये हाई लीवरेज कंपनी मानी गई सी, और ए तो बिल्कुल अनलेवर्ड हो गई, और कंपनी जो बी थी वो लो लीवरेज मानी गई। ठीक है, या इनकम टैक्स को इग्नोर किया गया है। तो लीवर का मतलब समझ गए होंगे कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड का जो रोल होता है उसे फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, कभी फाइनेंशियल लीवरेज कंपनी को बढ़ानी है घटानी है तो वो उस हिसाब से बोरोड फंड बढ़ाया घटा देगी, और लीवरेज कम या ज़्यादा हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, ध्यान से देखिए। इट रेफर टू यूज ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज सच एज डिवेंचर प्रेफरेंस कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जो आपकी होती हैं, जैसे डिवेंचर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, या ये कैपिटल स्ट्रक्चर में इनका कितना रेफर कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आप, तो एज टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, अपनी आप को जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बढ़ाने के लिए आप कितनी फिक्स सिक्योरिटी डिवेंचर है, प्रेफरेंस कैपिटल है, इनका कितना कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स एडिशनल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइंग ओनर्स फंड। जो इक्विटी शेयर कैपिटल हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारे शेयर खरीद रखे हैं, उनको एडिशनल प्रॉफिट मिलता है हिस्सा विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइंग अदर फंड्स। ठीक है, अदर फंड में अगर एम्प्लॉय लगाया जाता है पैसा तो उनको ज़्यादा मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कैपिटल गेनिंग भी इसको बोला जाता है। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। एक कंपनी रेजेस 50,000 रुपीज़ थ्रू इक्विटी शेयर। एक कंपनी ने 50,000 रुपये इक्विटी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया, एंड 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाती है कंपनी उस पर, तो इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ 10% हुई इसकी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी कंपनी है जो 40,000 तो क्या करती है, ₹40,000 करे बाय वे ऑफ 6% डिवेंचर इशू करके 40,000 रुपीज़ लिए, एंड 10,000 रुपीज़ लिए थ्रू इक्विटी शेयर से।
ठीक है। तो टोटल 40 और 10 कितने हो गए, 50,000 ऐसे इशू करे हैं। और उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, द रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इंक्रीज टू 26% हो गया 10 से। जब खाली इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे तो 10% था, लेकिन कंपनी ने 40,000 के डिबेंचर और 10,000 के इक्विटी शेयर इशू करे तो रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर का कितना आया, 26% आया। कैसे आया देखिए, ये टोटल कैपिटल हुई 50,000, टोटल प्रॉफिट हुआ 5%, 10% के हिसाब से बता रहा था प्रॉफिट है, तो इसका 5,000 हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पे करना पड़ेगा कंपनी को, 40,000 के डिबेंचर थे, इसका 6% हो गया 2,400। तो जब आप बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना होगा, 5,000 तो प्रॉफिट था दिस वन। इस 5,000 के प्रॉफिट में हमने 2,400 जो फिक्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना था वो घटा दिया, तो 2,600 शेयर होल्डर को बटने के लिए पैसे बचे, और 2,600 का मतलब ये 26% हो गया। तो इसका मतलब अगर आप बोरोड फंड बढ़ा देते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम भी बढ़ जाती है, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर हैं जो आपका चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, देखो कौन से फैक्टर हैं, पढ़ते हैं हम। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ सर्विसिंग द डेब्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ये सब बातें कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। कैश फ्लो तो हमने सब जगह पढ़ा था, ये फाइनेंशियल डिसीजन में भी तीनों में, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड में तीनों में पढ़ा था। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द सर्विसिंग द डेब्ट, सर्विसिंग डेब्ट मीन्स पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स एज व्हेन ड्यूज फॉर पेमेंट। तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आप कितना लोन ले सकते हैं और कितना पे कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज इफ अ डेब्ट इज टू बी इंक्लूड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर डेब्ट को आपने शामिल करा है, बोरोड फंड को शामिल करा है, द कंपनी शुड एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो टू एंश्योर द कवरेज। कंपनी इसके लिए फ्यूचर कैपिटल भी देखेगी। नंबर सेकंड पे कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसीआर बोलते हैं इसको। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीवीआईटी बोला जाता है इसको। इसको इंटरेस्ट से भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक्चुअली एक चैप्टर आपका आएगा अकाउंटिंग रेशोज, क्या आएगा, अकाउंटिंग रेशोज। ये आप जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है उसमें है, थर्ड बुक कह सकते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से। हायर द रेशो मीन्स लोअर द रिस्क फॉर द कंपनी एंड टू पे ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम। तो जितनी ज़्यादा रेशो होगी उसका मतलब उतना ही रिस्क कम है आपका, कंपनी को इंटरेस्ट टाइम में पे करना है इसका मतलब। और एक होता है डेब्ट सर्विसिंग कवरेज रेशो, DSCR। ये क्या होता है, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस मस्ट बी इनफ टू सर्विस द डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो भी कैश प्रॉफिट्स हैं जनरेट होते हैं आपके ऑपरेशंस में, वो इतने होने चाहिए कि आप अपना डेब्ट प्रेफरेंस शेयर वगैरह की पेमेंट कर सके, इंटरेस्ट वगैरह की। आगे कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका मतलब शेयर होल्डर्स से है। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेब्ट, बोरोड फंड कैन बी इंक्रीज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अदरवाइज इक्विटी पोर्शन इज गुड। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट हमें देखना चाहिए कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ROI ज़्यादा आ रहा है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आप डेब्ट में देंगे, तो बोरोड फंड को बढ़ा सकते हैं आप कैपिटल स्ट्रक्चर में, अदरवाइज आपको इक्विटी बनाना ही ज़्यादा बेटर होगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब जो भी आप बोरोड फंड लेंगे उसकी क्या लागत आएगी। इफ़ अ फर्म इज एबल टू बोरो एट ए लोअर रेट, अगर कोई फर्म उधार ले रही है कम रेट पे पैसा वगैरह, इट मे प्रीफर मोर डेब्ट देन इक्विटी। अगर सस्ते आपको लोन मिल रहे हैं, सस्ता फंड मिल रहा है, तो आप बोरोड कैपिटल बढ़ाएंगे इक्विटी की कंपैरिजन में। टैक्स रेट, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस बाय एम्प्लॉइंग बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी, आप ज़्यादा लोन लेंगे तो टैक्स में रिबेट ज़्यादा मिलती है, उससे आप इस टैक्स को कम कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड बढ़ा सकते हैं। एज अ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ये घट जाता है टैक्स में से। फिर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन ए कंपनी इंक्रीजेस डेब्ट इन द कैपिटल, अगर कंपनी बोरोड फंड बढ़ा रही है, डेब्ट बढ़ा रही है, द फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंक्रीज, जो भी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क बढ़ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज, उनका रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ेगा। सो दैट द कंपनी कैन नॉट यूज डेब्ट बियॉन्ड ए पॉइंट, एक टाइम के बाद कंपनी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो डेब्ट की भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी देखनी पड़ती है। डेब्ट एक लिमिट तक ही ले सकते हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है।
फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं उसको इशू करने में जो कॉस्ट आती है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। इट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्लोटेशन इशू सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग, कमीशन। तो इन सब के लिए जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। या सिक्योरिटीज इशू करने के लिए मैं आपको बता रहा था, जो ब्रोकरेज दे रहे हैं, अंडरराइटिंग, कमीशन दे रहे हैं, इसको बोला जाता है। इट इज जनरली लेस इन केस ऑफ डेप्ट। डेप्ट में नहीं होती, सिंपल लोन लेना होता है तो इसमें ज़्यादा नहीं आती। फ्लोटेशन कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। फिर आगे में कह रहा है रिस्क कंसिडरेशन। अब बिजनेस हैज टू टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। दे आर फाइनेंशियल रिस्क, पहला इंटरेस्ट पे करने वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करना है, डेप्ट पे जो देना है, इंटरेस्ट डिबेंचर पे जो देना है। दूसरा होता है बिजनेस रिस्क। एक तो फाइनेंशियल रिस्क होता है जो आपने सिक्योरिटीज इशू कर रखी है उन पे जो आप पे करेंगे इंटरेस्ट वगैरह। एक बिजनेस का रिस्क होता है जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है। तो इट मस्ट बी कंसिडर वाइल चूजिंग ए सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप एक सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों में बैलेंस रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ज़्यादा बर्डन ना आए। फिर आगे आ रहा है फ्लैक्सिबिलिटी। The capital structure should be capable of being adjusted according to the needs of the changing condition। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इस तरह का होना चाहिए जिस तरह की कंडीशन उस हिसाब से वो चेंज भी कर सको। ये नहीं कि डेप्टिव बहुत ज़्यादा ले लिया और आप इतना दब गए कि आपका बिजनेस ही डूब गया। ठीक है, तो टू मेंटेन फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए द कंपनी शुड मेंटेन सम बोरिंग पावर होनी चाहिए टू टेक अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नहीं तो इक्विटी से यूज कर लीजिए। फिर है कंट्रोल। इफ द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज टू बी रिटेन, डेप्ट फाइनेंसिंग इज रिकमेंडेड फॉर रेजिंग एडिशनल फंड। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कंट्रोल करना है, बिजनेस के ऊपर रखना है अपना, तो डेप्ट फाइनेंसिंग ज़्यादा बेटर है, लोन लेना ज़्यादा बेटर है। और आगे कह रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे अगला, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें डिटेल में बात करेंगे, जरूर देखना, अच्छे समझ हो जाएगा। सेबी उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेबी क्या होता है। एक्चुअली ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक बोर्ड है और रेगुलेटरी बॉडी है, तब डिटेल में बात करेंगे। तो एक सेबी जो फ्रेम बाय द सेबी रेगुलेशन बना रखे हैं कुछ, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। मस्ट बी कंसिडर वाइल चूजिंग ए कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी कंपनी का तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर है स्टॉक मार्केट कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग डिप्रेशंस, जब डाउन चल रहा होता है, डिप्रेशन चल रहा होता है कैपिटल मार्केट में, इन्वेस्टर विल प्रीफर फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज फॉर सेफ्टी। तो वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं जो कि फिक्स सिक्योरिटी है, जिनमें फिक्स इंटरेस्ट आता है। एंड हैंस इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इशू शेयर, उसमें शेयर इशू करना फायदा नहीं है। एट दैट टाइम इन ए बूमिंग सिचुएशन इशू ऑफ शेयर विल बी मोर प्रेफरेबल। अगर बूम चल रहा है तो शेयर इशू करें, बूम नहीं चल रहा तो डेप्ट आप बढ़ाएं, ज़्यादा बेटर है। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। दूसरी कंपनी को भी कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे जैसे जो कॉम्पिटिटिव है उनका भी देखना पड़ता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अदर कंपनीज इन दी सेम इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री की अलग अलग जो कंपनी है वो कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करनी है, मे बी अडॉप्टेड बाय द कंसिडरिंग वेदर दे आर इन कंफर्टेबली विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स और नॉट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप थोड़ा सा टेक्निकल था इस वीडियो में, बहुत सारे पॉइंट्स, तो आप एक बार दो बार इसको देखें, क्लियर हो जाएगा। ये टेक्निकली समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में इसको शेयर जरूर करें। मैंने अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, एडमिशन तक बन चुकी हैं। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, उनको भी मोटिवेट करें इस चैनल को देखने के लिए और अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी करते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।